अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना शाहीन है। मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा रही हूँ। वी आर एट लेक्चर नंबर 5। आई एम फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस। इट इज़ द आउटलाइन ऑफ द लेक्चर। आज हम लोग टेस्टिंग एग्जाम्स पढ़ेंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 प्रिंसिपल्स को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सियम्स हम लोगों ने देखने हैं पढ़ने हैं वो सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेस्ट अ प्रोग्राम कम्प्लीटली। आपको भी पता है कितनी सारी इनपुट्स होती हैं। मतलब अगर मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था, इवन यू कैन नॉट टेस्ट अ होल कैलकुलेटर। तो इसी तरह से कैलकुलेटर की तमाम इनपुट्स के लिए, उसके तमाम आउटपुट्स के लिए हम लोग नहीं एग्जॉस्टिवली टेस्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रोग्राम को कम्प्लीटली टेस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल पास हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के हवाले से भी उसको टेस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क और इट विल बी सो टाइम कंज्यूमिंग एंड हेक्टिक। तो जो टेस्ट कंडीशंस होंगी अगर उसके हिसाब से चलें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी कि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उन सबको वन बाय वन चेक कर लिया जाए। जैसे कि कैलकुलेटर की एग्जांपल दे दी है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है रिडंडेंट हो जाएंगी। आप काफ़ी सारे अननेसेसरी टेस्ट कर रहे होंगे। तो हम लोग काफ़ी सारी ऐसी टेस्ट कंडीशन जो कि रिडंडेंट होती हैं, अननेसेसरी होती हैं, उनको नहीं टेस्ट करते अगेन ताकि हमारा टाइम बच सके। And next axiom is software testing is a risk-based exercise. Mm, It's because if you decide not to test every possible test scenario, you have to choose on to take on risk. Means अगर आपके पास जो है वो possible test scenarios नहीं है तो आपको risk लेने पड़ते हैं कुछ। एंड जब प्रोडक्ट जो है वो उसको रिलीज करना होता है तो आपको टेस्टिंग रोक भी देनी चाहिए। तो मतलब आपके पास कुछ चीज़ें ना अनसर्टेन रहती हैं, कुछ चीज़ों में आपको रिस्क लेना पड़ता है। मतलब अगर रिलीज डेट करीब आ गई है तो आपको ये भी होगा कि जो टेस्ट है उसको रोक देना होगा और जो है कुछ चीज़ें जो है वो वैसे ही जाने देंगे, लेट गो करनी पड़ती हैं। अगर कस्टमर जो है वो अनटेस्टेड चीज़ें यूज़ कर ले और उसमें कोई बग आ जाए तो फिर ये भी एक कॉस्टली बग होता है, क्योंकि जाहिर है आपकी जो है गुड नेम खराब हो रहा होता है या फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही होती है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो टेस्टर्स को जो है इस चीज़ को जानना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं टेस्ट को। तो मैनेज किस तरह से होगा टेस्ट, समझना चाहिए कि कब उसे रिस्क लेना है कब नहीं, या किस तरह से रिस्क बेस्ड डिसीजंस को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट कैसे होगी कि अगर हम सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमल टेस्ट एफर्ट के साथ करें। इसके लिए जैसे आप ये देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ क्वांटिटी रख देते हैं कि क्वांटिटी कितनी है बग्स की, मतलब कि बग्स कितने हैं, क्वांटिटी ऑफ बग्स, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, यानी कि अमाउंट ऑफ टेस्टिंग इस तरह बढ़ रही है और क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग नहीं, क्वांटिटी ऑफ बग्स, अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, लेट्स से यहाँ पे अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बग्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। तो हमें इस अप्रोच यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह हम अंडर टेस्ट करेंगे तो वो जो बग है वो कस्टमर के सामने आ गया, दैट वुड बी अ कॉस्टली बग। सिमिलरली अगर हम वन बाय वन करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं तो भी अमाउंट ऑफ बग जो है रिलेटिवली ज़्यादा है। इसको हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, अमाउंट ऑफ टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो देखते हैं बग्स जो हैं वो कम रह गए, सिर्फ इतने बग्स रह गए हमारे पास,
ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हमने ओवर टेस्टिंग कर ली तो कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट इसी वजह से इंक्रीज हो गई। ये आप देख रहे हैं, ये जो कर्व बन रही है ना, ये कॉस्ट की बन रही है। तो कॉस्ट की जो कर्व है ना वो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे हम कर्व बनाते हैं किस चीज की, कि बग्स कितने रह गए हैं। ठीक है, अब देखें, ज्यादा बग्स रहते थे लेकिन कॉस्ट कम आई थी, थोड़े कम बग्स रहते थे, थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आई थी। तो हमने यहाँ पे आके एक ऑप्टिमल पॉइंट देखा कि जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हो, वो ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होगा, जो ना तो हम ओवर टेस्टिंग की तरफ जाएंगे ना ही हम अंडर टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिमल फेज में रहेगी, कि हमारी जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर हो गई है। इसके बाद जो ये अमाउंट ऑफ बग रह भी जाते हैं तो हम लोग ये एक तयन करते हैं कि ये वाले बग जो हैं वो अब कम रह गए हैं रिलेटिवली, और हमारी रिलीज डेट भी जो है वो स्केड्यूल से लेट नहीं हुई, रिलीज डेट पे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सियम है, टेस्टिंग कैन शो दैट बग्स डोंट एग्जिस्ट। टेस्टिंग ये कभी भी नहीं बता सकती कि बग्स एग्जिस्ट नहीं करते। समटाइम्स अगर आपके सामने बग्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बग्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसका मतलब ये है कि आपके शायद टेस्ट केसेस ऐसे हैं जिसमें बग्स जो हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। ठीक है। सिमिलरली यू कैन कंटिन्यू योर टेस्टिंग एंड पॉसिबली फाइंड मोर बग्स। यानी कि अगर पहले कुछ टेस्ट में अगर बग नहीं आ रहे तो आपको आगे चल के बग्स को ढूंढने की ट्राई करते रहना चाहिए। द मोर बग्स यू फाइंड द मोर बग्स देयर आर। ये चीज है कि हम लोग जिस तरह रियल बग्स होते हैं ना, कि अगर हमें एक दो बग्स नजर आ जाते हैं तो काफी सारे बग्स, वहां पे कोई कॉलोनी होगी बग्स की, वैसे ही बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर के भी, जहाँ पे हमें एक दो मिलते हैं वहां पे और भी निकल आते हैं। तो वजह ये होती है कि वो समटाइम्स वो मॉड्यूल बनाते हुए प्रोग्रामर्स के थोड़े से बैड डेज भी होते हैं, वो उनके से कोड स्लॉपी भी हो जाता है, कुछ चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, ऐसा हो जाता होता है। तो इस वजह से वहां पे थोड़े ज्यादा बग्स होते हैं। इसका भी 80-20 का है, कि 20% मॉड्यूल जो होता है उसी के अंदर 80% बग मिल जाते हैं। वो इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि द मोर बग्स यू फाइंड द मोर देयर आर। सो प्रोग्रामर्स की से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और कुछ बग्स जो हैं वो जो सामने नजर आ रहे होते हैं, दीज आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके बाद जो है नीचे जो है वो बहुत सारे बग्स होते हैं जे या असल में जो सिर्फ एक दो अनवांटेड से या अनएक्सपेक्टेड से बिहेवियर नजर आ रहे होते हैं, उसके बीनीथ जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। Next is pesticide paradox. This term is used that if you use the pesticide for the bugs, then they get they get more immunity. The more immune they become. Similarly, the software bugs become immune to the software tests. How? Sometimes we need to find a bug. We used to find a bug. हमें एक बग मिला, हमने उसको डिबग किया। अब उस टेस्ट के अंदर वो बग जो है वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी वजह से कोई और बग है जो कि सामने नजर नहीं आएगा, तो ये पेस्टिसाइड पैराडॉक्स है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है, लेट से ये जो स्प्रे है उसके हाथ में ये टेस्ट है, तो वो जो अप्लाई कर रहा है तो बग्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिपीटेटिव टेस्टिंग से जो है वो रेजिस्टेंस हो गई है, उन्हें पता वो बग जो है उसमें डिटेक्ट नहीं होगा। सबके सब बग्स जो हैं फिक्स नहीं हो सकते। ये एक ऐसा रूल है कि वाकई में जितने भी बग्स हैं वो आप चाहो तो भी फिक्स नहीं हो सकते। इसलिए आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि भाई आपने एक बग ढूंढ के निकाला और वो फिक्स नहीं हो रहा, आपकी टीम ने उसे फिक्स नहीं किया। तो ऐसी कुछ नहीं होती है। यू नीड टू exercise good judgment that and know when the perfection should, if perfection is not attained, but you have to see the feasibility, कि कितना feasible है कि हम लोग उसे विद इन द कॉस्ट एंड बजट जो है वो हैंडल कर लें।
तो हर एक बग फिक्स नहीं किया जा सकता, due to as we don't have enough time, or that is not really a bug, that is a feature, but it is uncommon, and sometimes it get misunderstood by some errors or something that is not really a bug. So that's why we don't fix that bug. Similarly, if we fix that bug, then it will be too risky to fix, because not only in the time, but also in because a software is fragile, and fixing that bug can cause other bug to be appeared. So वो बग जो है रहना वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उसको निकालेंगे तो वो रिस्की हो जाएगा, and sometimes it's just not worth it. फिक्सिंग को वर्थ नहीं करता है वो बग, बिकॉज that bug occur infrequently, or that bug is in those feature which are very often, or very sorry, very rarely used. वे बहुत रेयरली यूज होंगे उन फीचर्स के अंदर जो है वो बग लाई कर रहा होगा, तो हम उससे रिमूव नहीं करते कि ठीक है, we need to prioritize our work. There are other bugs to be fixed, and which have more um, intensity to be occurred, or more intensity to damage. तो हम उन bugs को debug करेंगे, बजाय इसके कि जो rarely used features में आएगा उसको क्यों ज़रूरत है हमें सॉल्व करने की। एंड किस बग को डिबग करना चाहिए, किस बग को डिबग नहीं करना चाहिए, इसका जो है तयन कौन करता है, इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कौन करता है, वो यूजुअली सॉफ्टवेयर टेस्टर, मैनेजर्स और प्रोग्रामर्स कर रहे होते हैं। So, when a bug is a bug, it is difficult to say. If there is a problem in some software, लेकिन किसी को वो पता नहीं चलती है, ना प्रोग्रामर्स को, ना टेस्टर को, ना कस्टमर को, तो क्या वो बग नहीं है? दैट इज अ बग। बट स्टिल किस बग को हम बग कहेंगे, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम लोगों के सामने आ गया, जो अनएक्सपेक्टेडली बिहेवियर शो करवा रहा है, अनडिजायर्ड अटेंशन, वो अनडिजायर्ड चीजें शो करा रहा है, वो तो बग होगा। लेकिन समटाइम्स बग होते हैं, हमें मिल नहीं रहे होते। सो इसका कुछ डेफिनेट आंसर नहीं है। डेवलपमेंट टीम और आप लोग जो टेस्टर्स होगे, वो डिसाइड करते हो क्या आपको बेहतर है कि करना चाहिए इन दैट सिचुएशन। एक ओपिनियन तो ये है ना कि सॉफ्टवेयर डज डू समथिंग विच एम्प्लाइज टू, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, ठीक है, एक तो वो है। लेकिन अगर जो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, जो आप देख नहीं रहे हो, तो आप उसे कह नहीं सकते कि वो बग है। ठीक है, यू कैंट क्लेम समथिंग विच कैन नॉट बी आंसर्ड, और विच कैन नॉट बी रिपोर्टेड, विच कैन नॉट बी सीन। तो आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो दिख रही है, तो आप इसे ये नहीं कहोगे, क्योंकि जाहिर है रूल्स के हिसाब से तो वो चीज़ नहीं है ना। बट स्टिल हम लोग कोई भी कह नहीं सकते कि किसी में बिल्कुल बग फ्री है कोई सॉफ्टवेयर, तो जाहिर है देयर इज ऑलवेज अ बग, बस वो अपीयर नहीं हुआ होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, जो इससे पिछली स्लाइड में क्वेश्चन था, उसका इसीलिए कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। क्योंकि दूसरी ओपिनियन ये है कि आप ये भी कह सकते हो कि कोई प्रोग्राम जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा आपके पास, लेकिन दूसरे के पास जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है, तो इसलिए हर एक की अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, प्रोग्रामर, ये सारा कुछ डिपेंडेंट है, इसलिए इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर मेरे पास बग आ रहा है किसी में, तो हो सकता है किसी और के पास वो बग ना आ रहा हो। ठीक है।
तो आगे नेक्स्ट एग्जाम है कि स्पेसिफिकेशन कभी भी फाइनल नहीं होती हैं। जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री मूव कर रही है, सॉफ्टवेयर बड़े से बड़े हो रहे हैं, वैसे ही हमारी जो इंडस्ट्री है वो फैलती जा रही है। तो इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकेशन जो है वो फाइनल है। इन रैपिड चेंजेस की वजह से हाफ वे में जाके आपने जो 2 साल के लिए डेवलपमेंट की हो जाती है, सडनली मार्केट में कोई चेंज आता है, आप उसकी वजह से स्पेसिफिकेशन को रिवाइज कर देते हैं। तो उन स्पेसिफिकेशन को रिवाइज होने के साथ साथ होना ये चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है आपके पास, उसकी टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट प्लान है उसको भी रिवाइज किया जाए, या जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर एडिशंस किए जाएं जो स्पेसिफिकेशन ऐड हुई हैं। तो स्पेसिफिकेशन कभी फाइनल नहीं होती है। तो एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व द फीचर्स दैट आर एडिड एंड you did not plan them for the testing. So you have to um, see what features are changed and deleted and added. सो जो भी मॉडिफाइड फीचर्स होते हैं उनके हिसाब से अपने टेस्ट प्लान को रिवाइज करें, अपने टेस्ट प्लान में एडिशन और चेंजिंग्स लेके आएँ। तो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन द टेस्ट प्लानिंग एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन। सो नाउ software testers are not the most popular member of the project team. It is another axiom. Yes, they are not popular because they are a bearer of bad news. So, and they have to inspect and critique the peers' work. So, and find the problems in that. So, they are publicly are unfavorite. कहना चाहिए बुरी रैपो रखने वाले लोग होंगे, या फिर दे कैन नॉट विन अ पॉपुलैरिटी contest in that job. So if you want to have a good rapport in relatively to other tester, you must have to find the bugs early and do appreciate what is good in the program or in the system, and rest is you must have to find the bugs early to overcome your unpopularity or your defame. And you must have to temper your enthusiasm. Maybe you are so excited that you find a terrible bug, but it must not be communicated to the programmer that their baby is ugly, that uh, their program is not working good. So you must have to temper your enthusiasm and you have to report a bad news in a very good way. So how it will be reported, it's your communication skills and communication style. So उसको जब भी आपने रिपोर्ट करना है तो बैड न्यूज़ को रिपोर्ट करते हुए साथ कुछ अच्छी चीज़ों को भी बयान करें कि जैसे ये काम अच्छा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट स्टिल देयर आर समथिंग which is we are not expecting or something, इस तरह की थोड़े lenient जुमले कह दें। और अगर कुछ ज़्यादा अच्छा जा रहा है तो उसे आप अप्रिशिएट भी करें, तो आप जो हैं बेहतर समझे जाएंगे। वरना टेस्टर्स जो हैं वो उनकी रैपो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। सो टेस्टिंग इज़ अ डिसिप्लिन प्रोफेशन। तो टेस्टिंग जो है वो टेक्निकली काफ़ी डिसिप्लिन प्रोफेशन है, एंड यू मस्ट हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली कि आपने जो टेस्टिंग में काम करना है उसी को डिसिप्लिन के हवाले से लेके चलना है। तो अगर इंडस्ट्री ने जिस तरह से प्रोग्रेस किया है तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर टेस्टर का होना मैंडेटरी हो गया है, एंड दे आर टू कॉस्टली टू बिल्ड बैड सॉफ्टवेयर। जैसे कि बुरा सॉफ्टवेयर बनाना कॉस्टली पड़ सकता है, गुड नेम के लिए भी, मेंटेनेंस के हवाले से भी। तो टेस्टर्स को लाजमी होना चाहिए ताकि वो अच्छे से टेस्ट कर लें और फिर जो है वो जाएँ। तो सॉफ्टवेयर जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं वो अब डिसिप्लिन अप्रोच से हो रहे हैं, तो इसलिए जो टेस्टर्स हैं उस डिसिप्लिन का कोर हैं, तो कोर मेंबर्स या वाइटल स्टाफ के अंदर आते हैं। तो इसीलिए जो ये पॉपुलर करियर चॉइस हो गई है।
Now let's move towards the 7 principles of testing. First principle is exhaustive testing is impossible. Exhaustive testing is kind of possible but uh, impractical. पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि लॉजिकल स्ट्रक्चर हर एक चीज़, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए. एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज यूजिंग द सेम टेस्ट केस विद मल्टीपल आउट with every single or multiple input data. So that exhaustive testing is possible, but it is impossible in terms of feasibility. It is impractical to do exhaustive testing. Next is defect clustering. Defect clustering, as I have told you before, 20% of the modules have 80% of the problems, and they appear again and again. So next is पेस्टिसाइड पैराडॉक्स. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर के जो बग्स हैं वो इम्यून होते रहते हैं, तो इसको ओवरकम करने का तरीका यही है कि जो टेस्ट केसेस हैं उन्हें रिवाइज और रिव्यू करते रहें विद एवरी डीबगिंग, सो दैट उसमें न्यू एरर जो है वो फाइंड आउट हो जाए ना. तो आप नए टेस्ट केसेस ऐड करो, डिफरेंट टेस्ट केसेस ऐड करो, तो इसी तरह से आप पेस्टिसाइड पैराडॉक्स से बच सकते हो या उसको अवॉइड कर सकते हो. टेस्टिंग से हमें प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो पता चलती है, क्योंकि अगर टेस्टिंग ना हो तो डिफेक्ट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं. तो टेस्टिंग जो है वो रिड्यूस कर देती है प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट्स को अकर होने की. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ एरर इज पॉलिसी. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो एरर है वो ना हो. अगर कोई ये सोच रहा है कि एरर फ्री उसने बना लिया तो ये पॉलिसी है. And early testing is a key कि आप टाइम और बजट और सारी चीज़ों को पूरा रखें. जितनी जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा एरर उतना ज़्यादा गुड है. सबसे अच्छी तो बात ये है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फेज में ही आपको पता चल जाए कि क्या क्या बग्स हो सकते हैं. तो द अर्लियर यू फाइंड द चीपर इट विल बी cost to fix. Okay, so early testing is a key. Next is seventh principle, that testing is context dependent. The doing testing is already depends on your project, कि आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप का है, या जो सॉफ्टवेयर की नेचर है उस पर डिपेंड करता है आपने टेस्टिंग किस तरह से करनी है. ई कॉमर्स वेबसाइट की कॉर्ट्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन से डिफरेंट टेस्टिंग होगी, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है. सो here are the summarized 7 principles of testing. So for today it's done. तो ऐसे आपका 5th लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है. तो 6 और 7 जो है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.